अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद, और हमारे साथ में है तकरीबन 2004 से अब तक के पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पहले एनसीपी में रहे थे, अब तकरीबन 10 या 12 साल से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े विनीत सिंह, वार्ड नंबर 86 से, आई एम सो सॉरी, बीजेपी से ये भी एक भावी नगर सेवक के तौर पर हाथ जमाने जा रहे हैं। विनीत जी, आपको सबसे पहले तो टुडेज वॉइस में स्वागत आपका, और जय श्री राम। जय श्री राम। इमरान भाई, आप यहाँ पर आए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा कि विनीत जी का इंटरव्यू लेना चाहिए। थैंक यू सो मच विनीत भाई, पर काबिलियत तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप में होगी। तकरीबन मैंने पत्रकारिता 16 साल से की है, पर आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ में तकरीबन 24 साल से हो। तो लोग जिस तरीके से हम लोगों के बीच में रहते हैं, 24 साल से आप भी वैसे लोगों के बीच में हो, तो आपकी जो समझ, जो आपकी जो बातें होगी, शायद आज आपके वार्ड के लोग 86 में जो आप हाथ जमाने जा रहे हो, पार्टी अब आपको लायक समझती है, नहीं समझती है, कैसे भी है, पार्टी कॉल लेगी। विनीत भाई, आपके वार्ड से शुरू करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचकर अब आपने एक स्टेप ले लिया है कि आपको इलेक्शन इस वार्ड में लड़ना है? इमरान भाई, मैं जब 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, उस वक्त यहाँ पर नगर सेवक का चुनाव चल रहा था और यहाँ पे उम्मीदवार थे समता पार्टी के जो मेरे यहाँ रहते थे। उस वक्त मैं राजनीति में नहीं था, बट उनका सक्रिय प्रचार मैंने यहाँ पर किया और फिर मेरे पास मेरा इंटरेस्ट जागा राजनीति में, लोगों की सेवा करने की इच्छा पहले से रही थी। उसके बाद 2004 में मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, नेशनलिस्ट स्टूडेंट कांग्रेस का मैं यहाँ पर काम किया, अंधेरी विधानसभा का अध्यक्ष रहा। उसके बाद युवा एनसीपी युवा विंग में मैंने काम किया। उसके बाद एनसीपी का वार्ड का प्रेसिडेंट यहाँ पर रहा और मैंने पूरे वार्ड में काम किया। उसके बाद 2014 में मोदी जी के से मैं प्रभावित था। मेरे घर के लोग सारे भाजपाई थे। मेरे पापा यहाँ पे पुराने इस वार्ड के महामंत्री रह चुके हैं और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मोदी जी के साथ, उनके साथ जुड़कर इस वार्ड का मैंने भाजपा के सहयोग से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। चलो ठीक है। अब इलेक्शन, वो जब बीएमसी इलेक्शंस आते हैं तो कई सारे मुद्दे होते हैं, आप जानते हो। उसी के हिसाब से हमने भी एक अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाया था आपको, लोगों को जागरूक करने के लिए, कि जब एक कॉर्पोरेटर के तौर पे एक नेता जब आपके पास आता है तो उनसे आपको ये सब सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आपको करना है, और उसी के बेस पे आपको वोटिंग करनी है। सबसे ज़रूरत, लोगों को क्या होता है, कैंडिडेट पता होता है, कैंडिडेट जीत के चला जाता है, वो नगर सेवक का एमएलए को पूछते हैं, एमएलए का काम एमपी को पूछते हैं, और पूरा कॉम्प्लिकेशन होता है। आप जानते, ये सही बात है? सही बात है, सही बात है। तो मैं सबसे पहले लोगों को भी चाहूंगा और विनीत जी के सामने बात रखूंगा कि विनीत जी, मैंने कुछ सवाल रखा है, जैसे कि आज कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के ऊपर जनरल एंड विजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्लीनिनेस, सफाई, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ सेफ्टी, यूथ एजुकेशन, करप्शन, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, ये सभी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं के ऊपर कुछ सवाल हम आप पे रखना चाहेंगे, या इन सवालों के ऊपर आप कुछ जवाब देना चाहते हो, दे सकते हो। देखिए, मेरा वार्ड जो है ये मुंबई का, मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वार्ड है। अगर आप यहाँ पर मुंबई में आप देखोगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, शहर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको लगकर ये मेरा वार्ड है। और वार्ड के आजू बाजू में अगर आपने देखोगे तो आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ काफ़ी सारी है। और वार्ड के इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स मरोल में इस तरफ से रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की हुई है, लेकिन सहार एयरपोर्ट को लगकर, शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को लगकर जितने भी झुग्गियाँ हैं, सहार गाँव मेरा वार्ड शुरू होता है, जो आधा वार्ड पार्ला विधानसभा में चला जाता है। वहाँ के हमारे आमदार है पराग जी अडवनी, जिन्होंने पार्ला में बहुत अच्छे से काम किया है। मैं उनको देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ कि किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ की झुग्गियाँ झोपड़पट्टी एक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में है और वहाँ पर भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। वहाँ पर लोग काफ़ी सालों से त्रस्त हैं कि एयरपोर्ट का लैंड होने के वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और यहाँ के काफ़ी प्रतिनिधि रहे जो आज तक वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, 5 साल बाद अब अपने वार्ड को किस तरीके से देखना चाहते हो, अपने वार्ड को किस हिसाब से देखना चाहते हो,
और आपको लगता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं यहाँ पर जो सॉल्व हुए नहीं है, और अगर आप को टिकट मिलती है, इलेक्शन लड़ते हो, जीतते हो, तो उस पर आप काम करना चाहोगे? इमरान भाई, मैं 5 साल में मेरे वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड देखना चाहता हूँ। जो आज हर जगह चल रहा है, लोगों को हर चीज़ स्मार्टनेस चाहिए। अगर मैं यहाँ पर साफ़ सफाई की बात करूँ तो मेरे वार्ड में काफ़ी जगह अगर आप घूमेंगे तो रोड के ऊपर कचरा पेटी रखा गया है, और उसका समाधान आज तक ना बीएमसी कर पाई है और ना यहाँ पे जो लोग प्रतिनिधि थी वो कर पाए हैं। तो उसकी एक व्यवस्था करने के मैं उस पर प्रकल्प लाऊंगा। दूसरा है कि पानी का जो सप्लाई है, हर साल कुछ ना कुछ, जब चुनाव नज़दीक आ जाए या चुनाव के पहले, तो पानी की समस्या इतनी गंभीर समस्या है मुंबई जैसे शहर में, और फिर वो राजनीति के विषय पे हो या कुछ भी करके हो, तो पानी की समस्या को मैं सॉल्व करूंगा ताकि यहाँ के लोगों को पानी की समस्या का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यहाँ पे जो बीएमसी स्कूल्स हैं, काफ़ी बीएमसी स्कूल्स में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत कम आते हैं, और उनके पास जो स्पेस है, वहाँ पे जो जगह है, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए अच्छी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। प्लस स्पोर्ट्स को लेकर अगर आप मेरे वार्ड में देखोगे तो खेलने के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जिनको अगर हम पुश करें और कुछ अच्छी सुविधाएं दें, कुछ अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएं उनको खेलने के लिए, तो वो मुझे लगता है ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं। तो मैं उस लेवल पे उनके लिए काम करूंगा। दूसरी बात, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर काफ़ी माइंडेड हैं, कुछ कामें करते हैं, बट उनको व्यवस्था नहीं मिलती, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो सरकारी जितनी भी योजनाएं आती है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचे, और वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग स्वावलंबी बनो, खुद आप अपने दम पर खड़े हो जाओ, और बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाऊँगा और यहाँ पे लोगों को मैं सक्षम बनाऊँगा। अगर आप देखोगे तो मोहल्ले की, क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आप जानते हो कि झोपड़पट्टी के जो लोग होते हैं, स्लम्स एरिया, जिसको मैं माफ़ी चाहूँगा किसी को बुरा लगे तो मैंने वो वर्ड यूज़ किया है, पर इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि नेता जब होता है ना, छोटा नेता जो ज़मीन से जो फ्लैटों में चला जाता है, तो वो भूल चुका होता है कि वो उसी झोपड़पट्टी में रहा है, और वो महलों की बात करता है। अगर आज आपको मैं देखता हूँ तो आज भी आप वो डिलक्स CD 100 पे घूम रहे हो, और आप ही का एक, मैं बिना नाम लिए, वो आज मर्सिडीज में घूम रहा है। तो कचरे, नाले, ड्रेनेज, इस पर आपका क्या रहेगा? देखिए इमरान भाई, यहाँ पे कुछ लोग जो नगर सेवा का चुनाव लड़ते हैं, वो जनता की सेवा की बात करते हैं, लेकिन जनता की सेवा होती नहीं है। वो एक बिजनेस प्रोफाइल बना चुके हैं इस नगर सेवक के पद को, जो जनता उनको चुन कर देती है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए देती है, उनकी जो रोज़मर्रा की सेवा है वो सेवा करने के लिए देती है। लेकिन मैं देखते आया हूँ कि वो लोग सेवा करने का छोड़ के अपना खुद का डेवलपमेंट वो लोग कर लिए हैं 10 टाइम्स, लेकिन जनता और यहाँ पे रहने वालों की जो सुविधा 10 टाइम्स होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? तो अगर यहाँ की जनता मुझे चुन कर देती है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी मेरे पे विश्वास करती है कि विनीत को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, तो मेरी कोशिश रहेगी 5 साल के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्लम में रहा हुआ लड़का हूँ, गली में रहता था, और क्या क्या परेशानियाँ होती है हम लोगों को, वो मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट के इश्यूज सॉल्व करने के लिए आप क्या करना चाहोगे? क्योंकि आप देखोगे जब उसी सड़क पर आप जब CD 100 जाती है तो सड़कें आज भी टूटी फूटी है, लाइट्स वहाँ जब बंद होती है और एक गड्ढा आता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। फुटपाथ पर आज लोग नहीं चल रहे, फुटपाथ के नाम से सब तोपागिरी चल रहा है, आप जानते हैं। करेक्ट। बनाने का काम शुरू करते हैं, छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर नेता जो होते हैं आधा 30% उनका होता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ना फिंगर आउट कर रहा हूँ, अगर आपको दिल पे लग रहा है ले लीजिए, ठीक है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुंबई में सबसे बड़ी समस्या फुटपाथ की है, वो मेरे वार्ड में भी है। फुटपाथ जहाँ पर बनता है जनता को चलने के लिए, ताकि सुविधाएं हो, रोड पे एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे वार्ड में पूरा जो फुटपाथ है वो एनक्रोच हो गया है। हर कोई अपना छोटा छोटा व्यवस्था, धंधा पानी लेकर बैठा है और पूरे फुटपाथ को कब्जा कर रखा है। मैं यहाँ पर एनक्रोचमेंट फ्री फुटपाथ करूँगा ताकि लोगों को चलने की सुविधा हो। जितनी रोड्स हैं जहाँ पर खड्डे हैं, जहाँ पर स्कूल्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स हो, खड्डे भरे हों, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। अगर मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात करूँ तो जहाँ जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और जहाँ पर आवश्यकता है, उस स्ट्रीट लाइट्स को सोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि उसका बर्डन वहाँ पे रहने वाली जनता पर ना आए, इस तरीके की सुविधा और प्रकल्प लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज रोड पर पोर्ट होल्स है, आप देख रहे हो, जो पब्लिक टॉयलेट्स होती हैं, जो आज भी
उसी तरीके से पुरानी पड़ी है, उसके नाम से फंड्स पास हो चुका है पर रिपेयर नहीं हुए। आज लोगों के घर में, जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं है, जिनके रूम छोटे हैं, वो आज पब्लिक टॉयलेट में जो जाते हैं, उनकी व्यवस्था जो है उसके ऊपर क्या काम रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इमरान भाई, और ये बहुत बड़ी समस्या है। टेक्निकली अगर देखा जाए, जहाँ पर झुग्गी झोपड़पट्टियों की वार्ड है वहाँ पर बड़ा समस्या है। पहले क्या होता था ना कि मैं जब चौल में रहता था, मैंने भी देखा कि जब एक बाथरूम में लोग आते थे और लाइन लगाकर अपना जो सुबह का टॉयलेट्स वगैरह करके जाते थे, उसके बाद वो साफ़ सफाई के लिए एक डिपार्टमेंट के बीएमसी डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आते थे और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार साफ़ सफाई किया करते थे। आज मैं अगर पूरे वार्ड में घूम रहा हूँ तो वहाँ पर बाथरूम तो है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई, उसकी व्यवस्था, वहाँ पे लाइट्स होना चाहिए, वो कुछ व्यवस्था नहीं है। वो सारी चीज़ें ठप पड़ी है। वहाँ पे जो साफ़ सफाई कर्मचारी जो आते थे वो अभी आती नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जीत कर आया तो मैं सबसे पहले यहाँ की जनता के लिए बाथरूम जितने भी मेरे वार्ड में हैं वो सारी व्यवस्था मैं लगाऊंगा, और अच्छी व्यवस्था लगाऊंगा ताकि उनको भी एक हाइजेनिक प्लेस मिले टॉयलेट जाने के लिए भी। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बेबाकी से विनीत सिंह हमारे हर सवाल का जवाब रख रहे हैं। तकरीबन 24, इसी को कहते हैं कि एक काबिलियत, नेता में ये भी एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो हर किसी के सवाल को फेस कर सके। जिस तरीके से इमरान सैयद को विनीत सिंह इतना मोहब्बत की दुकान तो आपने खोल के रखा मुझे लगता है। विनीत भाई, अभी वाटर सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। आज कई जगह पर आप देखोगे पानी की शॉर्टेजेस चल रही है, इलीगल लाइंस डाल के काम चल रहा है, स्कैम सब जगह होता है। पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट को, सरकार को बिल वगैरह पे कर रहा है, उनको आज पानी नहीं पहुंच रहा, और जहां पर पानी की ज़रूरत है वहां पर उनको पानी की लाइन नहीं मिले। इस पर आपका क्या रहेगा? मेरे वार्ड में पानी की समस्या इमरान भाई काफ़ी टाइम से चल रहा है, और यहाँ के आमदार मुर्जी काका पटेल से इस विषय पर मैंने चर्चा की हुई है, और उन्होंने मेरा सुनने के बाद टाकपड़ा, सागबाग के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है जिसको मन्नू भाई जोशी चौल कहते हैं, और मिलिट्री रोड, जाबरपाड़ा, यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर 2 वार्ड की लाइन होने के वजह से, एक के ईस्ट का लाइन है और एल वार्ड का लाइन है, उनकी समस्या होने के वजह से पाइप छोटी रही और यहाँ पे आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ने के वजह से, पानी का डाइवर्शन होने के वजह से लोगों को पानी कपात काफ़ी होना पड़ा। इंडस्ट्रियल जोन बढ़ने के वजह से, कमर्शियल ऑफिसेज बढ़ने के वजह से लोगों ने अपना पाइपलाइन बड़ा कर लिया, और वो पानी का डाइवर्शन होने की वजह से जो एक्चुअल लोग हैं, जो यहाँ के मतदार हैं, जो यहाँ पे टाइम पर बिल भरते हैं, उन लोगों को पानी समय पर नहीं आता है। पानी सिर्फ आता नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि पुरानी लाइनें होने के वजह से उसके अंदर से गंदा पानी आता है, तो वो लोगों को छानना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ता है। अगर यहाँ पर मुझे मौका मिला तो मैं ये व्यवस्था करूँगा कि कमर्शियल लाइन और रेसिडेंशियल लाइन अलग अलग हो, और नया लाइन डालूंगा ताकि पुरानी लाइनें हटे और उनको फिल्टर वाटर, ताकि उनके हेल्थ को तकलीफ ना हो और पानी की समस्या बिल्कुल ना हो। इस विषय पर मैं काम करूंगा। वुमेन सेफ्टी जो होती है, वुमेन सेफ्टी को लेके आपने कुछ सोचा है? यहाँ पर अगर आप दूसरा देखोगे तो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, डिजेबल लोग होते हैं, जो मतलब अपंग लोग होते हैं, इन सभी को लेके आपके वार्ड में इनके लिए कुछ अपने माइंड में चल रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके ऊपर जल्दी कोई चर्चा भी नहीं करता है। अगर हम डिजेबल लोगों की बात करें तो हमारे पास राज्य सरकार के पास उनका एक हैंडीकैप डिपार्टमेंट है। उसमें कोशिश मेरी रहेगी, मेरे वार्ड में जितने भी रहने वाले हैंडीकैप्ड हैं, वो फिर कान के हों या फिर लेग से हों या फिर किसी भी तरह के हैंडीकैप उनके शरीर में हो, उनकी क्या व्यवस्था हो सकती है, उनको कैसे मैं रोजगार दे सकता हूँ, उनकी कैसे एजुकेशन की समाधान हो सकता है ताकि वो लोग भी पढ़ें और आगे बढ़ें, उसके ऊपर मैं पूरा काम करूंगा। डिपार्टमेंट से मिल के उनको सहयोग दिलाऊंगा। फिर आपने एक सीनियर सिटीजन के ऊपर पूछा। सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास यहाँ गार्डन्स तो काफ़ी हैं, लेकिन उस गार्डन की व्यवस्था खराब हो गई जहाँ पर सीनियर सिटीजन आकर बैठते हैं। उनके विभाग में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं है और गार्डन में भी घूमने के लिए ठीक से बैठने को जगह नहीं हो। तो पूरी व्यवस्था मैं करूंगा ताकि सीनियर सिटीजन पूरे वार्ड में रहने वाले, विभाग में रहने वाले शाम में, दोपहर में कहीं पर मिले और उनके बैठने की और बात करने की सुविधा हो। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी एक समस्या मैं बताता हूँ इमरान भाई, लाइब्रेरी का है। एक भी यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है कि एक पढ़ने वाला व्यक्ति,
पढ़ने वाला व्यक्ति बूढ़ा भी हो सकता है, यंग भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक भी सेंटर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर बैठूं और वहाँ पर बैठने के बाद मैं कुछ किताबें पढूं, कुछ अखबार पढूं, कुछ नॉलेज लूं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे वार्ड में प्लॉट्स तो हैं, लेकिन वो प्लॉट्स कुछ लोगों ने इस तरीके से कब्जा कर रखा है, जागीर बना रखा है कि जिस चीज़ के लिए वो प्लॉट है वो प्लॉट होता नहीं। मैं आवाज़ उठाऊंगा कि एक लाइब्रेरी बने और यहाँ के वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी जगह बने, ताकि वहाँ गेट टुगेदर भी हो सके लोगों को बैठ के और पढ़ाई भी कर सकें। एजुकेशन की आपने बात की थी अभी, तो दो सवाल रहेंगे यहाँ पर। यूथ को लेके आपने क्या सोचा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वार्ड में आज सभी लोग जो है कंप्यूटर के पीछे पड़े, गेम्स के पीछे पड़े, पर प्लेग्राउंड जो है वो खाली पड़े हैं, और अगर भरे हैं तो उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड्स की कमी है। कुछ टाइम तक वो ग्राउंड दिखता है, उसके बाद में वो ग्राउंड गायब हो जाता है। अब रहा स्कूल का सवाल, स्कूल में अगर आप देखोगे तो बीएमसी स्कूल जिस वार्ड में भी है उसकी हालात बद से बदतर है। बच्चे जा रहे हैं और आ रहे हैं, उनको सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें तो करती है, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या आपने स्कूल में विजिट करके, ऐसा कोई सरकारी स्कूल में विजिट करके देखा और हमारे साथ शेयर करना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई, आपने दो प्रश्न किए मेरे से, एक तो स्कूल का किए और युक्त लोगों का किए। देखिए, मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है कि जगह की कमी है। जितने आरक्षित जगह है वहाँ पर क्या कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ गार्डन बना दिया गया है, और उस गार्डन में फिर क्या होता है कि लोग आते हैं, घूमते बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई प्लॉट को ओपन नहीं रखा गया ताकि वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके, और अगर वो जगह है तो भी उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा ताकि वहाँ पे लोग आके खेल सकें और अपने टैलेंट को दिखा सकें। और ऐसे ही नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल तक की कॉम्पिटिशन्स का मैं वहाँ पर उस ग्राउंड में लेके आऊँगा ताकि वहाँ के टैलेंट को ऊपर जाने का मौका मिले। दूसरा प्रश्न आपने पूछा स्कूल का। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने देखा है, बीएमसी स्कूल्स है, सागबाग में एक बीएमसी स्कूल है, और भी जगह पे स्कूल्स है, और कुछ प्लॉट आरक्षित हैं। जो प्लॉट आरक्षित था उस प्लॉट को कब्जा कर रखे हैं लोगों ने, उस पर केसेस चल रहे हैं। कुछ चिमटपाड़ा में खास करके मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पर एक प्लॉट जहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था एक ज़माने में, उस प्लॉट को कब्जा करके वहाँ पे बकरी बांधा जा रहा है, वहाँ पे गलत व्यवहार चल रहे हैं, चरस गांजा का धंधा चल रहा है। मैं उसको सबको हटाकर वो ग्राउंड जिस चीज़ के लिए आरक्षित है, एजुकेशन लेवल पर जाकर सरकार से बात करके मैं उस जगह को एक अच्छा जगह बनाकर वहाँ पे एजुकेशन चले, स्पोर्ट्स की चीज़ें चलें, छोटे बच्चों की नर्सरी चले, इस तरह की व्यवस्था मैं करूँगा। अगर काफ़ी बार देखा गया है ऐसा कि नगर सेवक जीतने के बाद गायब हो जाता है, और इमरान सईद जैसे लोग आपके सामने जो रिपोर्ट है वो मिसिंग नगर सेवक के बोर्ड लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। जी हाँ, जब नगर सेवक नज़र नहीं आता है तो वहाँ पर मिसिंग नगर सेवक, मिसिंग कॉर्पोरेटर का बोर्ड लगाना चाहिए। जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग आपके साथ किस तरीके से अप्रोच करें, आप किस तरीके से लोगों से मिलना चाहेंगे? क्या आपकी पब्लिक मतलब आप समझ रहे हो, मंथली मीटिंग्स होगी या कैसे आपके साथ रहेगी? उनके साथ जिस तरीके से लोगों से आप इंटरेक्ट कर सके। आप वार्ड में सभी लोगों से तो नहीं मिल पाओगे, पर ऐसा कुछ होगा ना, वीकली 15 डेज या मंथली प्लान वगैरह के भाई मेरी वार्ड, ऐसा कुछ चल रहा है माइंड में या होना चाहिए, या मेरा सवाल गलत है? इमरान भाई, आपका सवाल एकदम सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो कहा है एकदम सही कहा है। मेरे दो नेता हैं जिनके साथ मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। अंधेरी विधानसभा के आमदार मुर्जी काका पटेल हैं, पार्ला विधानसभा के आमदार पराग जी अड़ौनी हैं। मैंने पराग जी अड़ौनी के साथ भी काम किया और मैंने देखा है कि वो किस तरीके से काम करते हैं और लोग उनको क्यों चाहते हैं, और उससे मैं सीखा भी और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। जितने भी लोकेशंस है मेरे वार्ड के अंदर, मेरा वीकली विजिट होगा हर बूथ के अंदर। उनकी समस्या को मैं पर्सनली जाऊंगा और पूछूंगा। जनता दरबार लगेगी उनके विभाग में, ना कि मेरे ऑफिस में। मेरे ऑफिस में नहीं लगेगी, मैं उनके पास जाकर जनता दरबार लगाऊंगा और उनसे मैं उनकी समस्या जान के लूँगा। और सॉल्यूशन 36 आवर्स के, मैं 24 से, लोग 24 आवर बोलते हैं, गलत होता नहीं है, मैं 36 आवर्स में उसको कंप्लीट करूँगा। और आज भी अगर आप वार्ड में अगर आप घूमोगे, मेरे बारे में पूछोगे, तो ऐसा कोई छोटा व्यक्ति से लेके मिडिल मैन से लेके बड़ा व्यक्ति कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि विनीत फ़ोन नहीं उठाता। विनीत फ़ोन उठाता, और मैं इतना एक्सेसिबल हूँ कि मुझे हर कोई फ़ोन कर सकता है, मुझे हर कोई मिल सकता है, और मैं हर लोगों से मिलता हूँ और उनका काम करते आया हूँ। और रहा इन्होंने जो 24 का 36 का, हम उम्मीद करते हैं कि वो 36 ना हो, पर अगर 24 का उल्टा करके अगर 42 आवर्स में भी अगर वो हो जाए तो टुडेज वॉइस आपका धन्यवाद करेगा। रहा आप करप्शन जो होते हैं
उसके ऊपर एक आध दो में सवाल करता हूँ। आप कैसे इंश्योर करोगे कि काम जो होगा आपके यहाँ वो ट्रांसपेरेंसी से होगा और टेंडर प्रोसेस जो होते हैं वो फेयर होंगे, उसमें घोटाला नहीं होगा? इमरान भाई, क्या होता है टेंडर जो निकल